हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आयस सूत्रा। दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बोला गया है कि अगर लाइफ में आप अपने किसी भी मैजिक में बिलीव नहीं करते हैं, जैसे कि हार्ड वर्क होता है, बोला जाता है, आपने बहुत बार सुना होगा अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, कि वो बोलते हैं बेटा मेहनत करो, मेहनत करो। मेहनत एक ऐसी चीज़ है कि आप लाइफ में कुछ भी उसके दम पे अचीव कर सकते हो। तो बोला गया है अगर आपको इसे फील करना है, इस पावर को, हार्ड वर्क के पावर को फील करना है ना, तो आप इसको ट्राई करना पड़ेगा। आपको ये चीज़ करके देखनी पड़ेगी, मेहनत करके देखनी पड़ेगी। फिर आप क्यों ना कोई स्पोर्ट्स हो, कोई बड़ा एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, कोई बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप लाइफ में कुछ भी कोई बड़ी चीज़ अचीव करना चाहते हैं, तो आप अगर हार्ड वर्क करके गए तो फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि आपको वो चीज़ अचीव करने से रोक सके। तो यही चीज़ बोली गई है कि कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग हार्ड, और आप दुनिया में हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का मोटिवेशनल कोट। आज पीसीएस का रिजल्ट भी आया है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। काफ़ी, मेरा एक फ्रेंड है, उसका सिलेक्शन भी हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग है। अगर आप देखते हैं जब रिज़ल्ट आता है तो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में फर्स्ट पेज पे ही हेडलाइन आती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक मोटिवेशनल देता है, मोटिवेशन देता है उन बच्चों को जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं। तो आई होप यू ऑल्सो सी दोज थिंग्स इन न्यूज़पेपर एंड इंस्पायर, गेट सेल्फ इंस्पायर्ड, और आप वो गोल अचीव करने के लिए और ज़्यादा और ताकत से मेहनत करें। तो ये था। उसके बाद इंडिया का अगर आप देखेंगे, कोरोना अपडेट मैं दे देता हूँ, तो इंडिया में टोटल जो है लगभग 46,59,000 984 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स अब तक निकल के आ चुके हैं। डेथ्स की अगर आप बात करेंगे तो लगभग 77,506 लोगों की जान जा चुकी है अब तक। ये लोग कोरोना वायरस की वजह से जान गंवा चुके हैं। उसके बाद रिकवर्ड केसेस अगर आप देखेंगे तो लगभग 36,24,196 लोग पूरी तरीके कोरोना वायरस से ठीक होकर घर जा चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एडिटोरियल है, ये इसमें बहुत ही शानदार बात की जा रही है, क्योंकि आने वाले टाइम में आप देखेंगे जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एक तरीके की अपडेट हो रही है, एक तरीके का होलिस्टिक जो चेंज आ रहा है। अभी आपने देखा माइग्रेंट लेबर्स की हमारी समस्या बहुत ही बड़े पैमाने पे थी, उससे भी आने वाले टाइम में अगर इस समस्या को ना सॉल्व किया गया तो वो हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है ये समस्या। सबसे पहली चीज़, टैक्सिंग रोबोट्स। टैक्सिंग रोबोट्स मतलब आपने देखा होगा आजकल बहुत सारा काम, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, ये रोबोट्स करते हैं। रोबोटिक जो है, पूरे रोबोट्स का एक पूरा एक जाल लगा दिया जाता है रोबोट्स कि वो, आपने गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग में देखा होगा, बड़ी बड़ी सेक्टर यूनिट्स जो होती हैं वहाँ पे सारा काम रोबोट्स करते हैं। बड़े बड़े जो कार्स की असेंबली होती है वो रोबोट्स के द्वारा करी जाती है। और आपने उसी तरीके बाइक्स में, या फिर डेयरी सेक्टर हो गया, बहुत सारी जगहों पे आप देख रहे होंगे आप रोबोट्स। इवन आजकल तो आप किसी भी नॉर्मल रेस्टोरेंट भी में भी अगर वेस्टर्न कंट्रीज में जाएं तो वहाँ देख सकते हैं रोबोट्स काम करते हुए नजर आते हैं। तो रोबोट पे टैक्स लगाने की बात की जा रही है यहाँ पे। GS3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बन जाता है, मेंस 3 का। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये हमारे देश में, या फिर इनफैक्ट आप पूरे वर्ल्ड में बोल सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल जॉब्स हैं, जैसे कि लोग सुबह उठते हैं, उठ के ट्रांसपोर्ट लेके फिर अपने ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे पूरे दिन जॉब करते हैं, सुबह 10 से शाम को 5 तक, उसके बाद सिंपली घर आ जाते हैं अपना काम करके। लेकिन अब ये जो ट्रेडिशन है ये कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। कई बार जो है पब्लिक पॉलिसी, जैसे जो सरकार के द्वारा पॉलिसी बनाई जाती है, वो इसमें प्रॉपर सोल्यूशंस नहीं निकाल के ला पाती, जिस वजह से जो ट्रेडिशनल जॉब्स है ना वो ख़त्म होती हुई जा रही हैं। जैसे नॉर्मली लोग माइग्रेंट लेबर्स हैं, माइग्रेंट लेबर्स का क्या काम है? माइग्रेंट लेबर्स बेचारे बेसिकली मिडिल इनकम जॉब होती है उनकी, 10 से 25 हज़ार के बीच में मैक्सिमम उनकी जॉब होती है, जो इनकी सैलरी होती है। तो उसमें बेचारे अपना सुबह जाते हैं, दिन भर काम करते हैं, और उसके बाद शाम को घर आ जाते हैं। लेकिन अब ये जो ट्रेडिशनल जॉब्स अगर ख़त्म हो जाएंगी तो जो दूसरे जो ये लोग हैं कितने बड़े पैमाने पे बेरोज़गार हो जाएंगे। उन सब बेरोज़गारी को, उनको कहीं ना कहीं कंपनसेट, कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए ये सब बात की जा रही है कि जो आप टैक्स जो है, अगर टैक्स रोबोट्स पे लगाएंगे तो वो जो उनसे टैक्स कलेक्ट करके लाएंगे, वो उससे कहीं ना कहीं जो ये जो दूसरा तबका है ट्रेडिशनल जॉब्स का, इनको कहीं ना कहीं आप सपोर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक पॉलिसी, वन पॉलिसी रिस्पॉन्स बोला जा रहा है, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो थ्रेट है ऑटोमेशन की वजह से, इसको कहीं ना कहीं सॉल्व किया जाए, यही बोला जा रहा है। उसके बाद बताया जा रहा है यहाँ पे कि टैक्सिंग रोबोट्स, कैसे आप जो है रोबोट्स को टैक्स कर सकते हैं।
तो जो सबसे पहले अगर आप देखेंगे जो जॉब्स, जैसे जो भी जॉब्स आने वाले टाइम में देखने को मिले, उनको दो कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले रूटीन जॉब्स, दूसरा नॉन रूटीन जॉब्स। रूटीन जॉब्स तो नॉर्मल वो जॉब्स होंगी जो कि रोबोट्स के द्वारा कंप्लीटली रिप्लेस करी जा सकेंगी, जैसे मैंने आपको बताया ऑटोमेशन सेक्टर में। नॉन रूटीन जॉब्स वो होंगी जैसे कि जिसमें बहुत ज़्यादा एक हायर स्किल चाहिए होती है। अब जैसे आपको मान लीजिए बनाना है बेसिकली एक जैसे चाट बनानी है, लेट से कोई चाट बनानी है, चाट का ठेला लगाना है आपको, तो चाट जो है, चाट तो कोई रोबोट पूरी चीज़ें जो है उसके लिए एक नहीं बना सकता ना। बना भी सकता है, अगर आप उसमें काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बना भी सकता है, लेकिन चाट जैसी चीज़ के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। तो यही चीज़ बोली जा रही है कि जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा हायर स्किल्स चाहिए, जिसमें बहुत ज़्यादा एक मेंटल एबिलिटी की ज़रूरत है, आपको सोचने की ज़रूरत है, कॉम्प्रिहेंसिवली आपको एक नॉलेज होना चाहिए। जैसे कोई मैनेजर होता है, सीईओ होता है किसी कंपनी का ना, तो उसे ऐसा नहीं है कि अपनी, जैसे आप बोल दें किसी की वो मान लीजिए कोई अकाउंटेंट की जॉब है तो वो पूरा उसको अकाउंटेंट का काम आता हो, या फिर कोई दूसरा फाइनेंस का काम है उसको उसमें निपुणता हासिल हो, या ऐसा नहीं हो सीईओ को सब कुछ पता होता है, लेकिन सीईओ जो होता है ना उसको मैनेज करना हर चीज़ आता है। अगर फाइनेंस से रिलेटेड कोई इशू है तो वो उसे सॉल्व कर सकता है, अकाउंट से रिलेटेड इशू है वो सॉल्व कर सकता है, इकोनॉमी का दूसरा कोई एंगल है उसे वो सॉल्व कर सकता है, अपने ही कंपनी का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इशू है उसे सॉल्व कर सकता है, लेबर्स का कोई इशू है उसे देख सकता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि वहाँ पे हायर स्किल्स की ज़रूरत होती है, कॉम्प्रिहेंसिव एक अप्रोच होनी चाहिए। वो सब चीज़ें जो हैं ना, आप जब टाइम देते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं चीज़ों को, तभी वो चीज़ आती है। तो उसमें बोला जा रहा है कि जो नॉन रूटीन जॉब्स हैं इनको कॉम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए रोबोट्स के द्वारा, और उसी के बाद जो है फिर जब आप इसमें रोबोट्स का यूज़ करेंगे अलग अलग जगहों पे तो उसको उस पर टैक्स लगा सकते हैं। इसीलिए बोला जा रहा है ऑटोमेशन सेक्टर, मतलब आजकल देखेंगे आप जो है कार्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती जा रही हैं, और रूटीन जॉब्स देखेंगे, इन रूटीन जॉब्स ये सब जो इनक्वालिटी है ये काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। जैसे कोई एक बंदा है वो उसे पर डे 600 रुपये कमाता है, वहीं दूसरा एक बंदा है जो एक अच्छी पोस्ट पे है वो 6,000 रुपये पर डे कमाता है, वहीं जो और टॉप लेवल पे हैं वो 60,000 कमाते हैं। तो आप सोचिए ना कि जो इनइक्वालिटी है वो कहीं ना बनी हुई है, मेंटल एबिलिटी पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपके पास कितनी अच्छी तर्क शक्ति है, आप कितना अच्छे से टेक्नोलॉजी उस चीज़ को अडेप्ट करते हैं, कितनी अच्छी समझ रखते हैं, कितनी अच्छी पकड़ रखते हैं किसी टॉपिक पे, इसी बिहाफ पे आपको वो जॉब जो है वो प्रोवाइड करी जाती है, और उसमें उसको उसी के हिसाब से आपकी एकेडमिक्स के हिसाब से आपको पैसा दिया जाता है। टैक्सिंग रोबोट जो है, इसमें टैक्सिंग रोबोट परचेजेस जो है कैन हेल्प कर सकते हैं कि वो रीडिस्ट्रीब्यूट करें इनकम टुवर्ड्स दीज रूटीन वर्कर्स। जो मैंने आपको बताया, जब आप रोबोट्स को टैक्स करेंगे जो ये रूटीन वर्कर्स होंगे, इनको मान लीजिए इनको आप जब ज़्यादा टैक्स करेंगे रोबोट से, तो इनको कहीं ना कहीं इनकी जो सैलरी है उसको कहीं थोड़ा सा आप 1,000 या कुछ परसेंटेज जो है बढ़ा सकते हैं, जिससे कि ये आने वाले टाइम में कुछ ऐसा इनोवेटिव कोर्स सीख सकें जिससे कि वो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर पाएँ। कोई अच्छा इनोवेटिव जो है कोई बेसिकली सर्टिफिकेट ले लेंगे तो उन्हें आगे आने वाले टाइम में हेल्प मिलेगी। तो यही सब बोला जा रहा है कि रूटीन वर्कर्स को भी नॉन रूटीन जॉब्स और उनको एक हायर स्किल देने के लिए ये टैक्स काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। उसके बाद स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात की जा रही है। स्ट्रक्चरल चेंजेस जो होते हैं इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमारी जो ओल्ड जॉब्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसे अगर आप पहले देखेंगे, हमारे नाना लोग, हमारे जो थोड़ा सा भी एजेड हैं, जो लोग रिटायर हो चुके हैं, उनसे अगर आप बात करके देखेंगे तो वो उनसे अगर आप पूछेंगे ना कंप्यूटर के बारे में, दादा आप काम करते थे, कंप्यूटर के बारे में पूछेंगे, नाना जी आप काम करते, तो वो कहेंगे बेटा हमारे ज़माने में कंप्यूटर था ही नहीं, हमारा तो सारा काम पेपर पे होता था, पेपर पे ही सारे काम होते थे, रजिस्टर मेंटेन करते थे और उसी हिसाब से सारी चीज़ें चल जाती थी। लेकिन आज की डेट में आप देखिए कोई भी ऑफिस ऐसा नहीं है जो सिर्फ पेपर पे काम करे। और बैंकिंग स्पेशली सोचिए, पहले बैंकिंग जैसी सारा बैंक का जो बही खाता है वो सारा रजिस्टर पे मेंटेन किया जाता था। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो पूरा पूरा बैंकिंग सेक्टर जो है वो कोर बैंकिंग सोल्यूशंस पे बेस्ड है, जिसे आप CBS बोलते हैं। तो वही चीज़ें बोली जा रही हैं कि कैसे जो ओल्ड जॉब्स हैं उन्होंने जो है अब नई जॉब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और इस जो एक तरीके का जो चेंज है ये काफ़ी ज़्यादा रैपिडली हुआ है, बहुत तेज़ी से हुआ जब से साइंस का हमारे देश में, क्या इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में पूरी तरीके से अब साइंस का जो एक बोलबाला हो गया है।
जो पुराने लोग अगर आप देखेंगे, ये बोले जाते हैं कि ये नहीं अडॉप्ट कर पाएंगे आसानी से अपनी जो नई नई टेक्नोलॉजी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, बहुत सारे पुराने ऐसे टीचर्स हैं आज भी, जो कि जो कोविड 19 के टाइम पे उनसे कहा जाए कि सर आप ऑनलाइन पढ़ाइए, अपना मोबाइल ऑन करिए, स्लाइड्स बनाइए, स्लाइड्स पे ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्ड करिए और बच्चों को भेजिए, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएगा, क्योंकि वो एक्लेमेटाइज्ड हैं कि वो सामने खड़े हों, सामने 50-60 बच्चे बैठे हों और वो उनको डायरेक्टली इंटरेक्ट करके बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन एकदम से मोबाइल के सामने बैठना, अकेले ही सारी चीज़ें बोलना, ये इतना आसान नहीं होता है। तो यही चीज़ इसी के बारे में बोला जा रहा है कि इन जो क्वालिटीज़ को ना अडॉप्ट करने की वजह से हो सकता है किसी टीचर की जॉब चली जाए, हो सकता है उससे वो टीचर ये जो ऑनलाइन नहीं पढ़ा पा रहा है इसकी वजह से उसकी जो इनकम है वो कम हो जाए। तो ये सब बोला जा रहा है। अगर आप देखेंगे करंट वर्कर्स जिनके पास चॉइस है कि वो ऑलरेडी, जिनके पास अच्छे से वो जो नई नई आज के समय में स्किल्स हैं उससे अपडेटेड हैं, तो वो आने वाले टाइम में ज़्यादा उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसके लिए पॉलिसी चेंज की भी कितनी ज़्यादा कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि जो मतलब जो लोग अपडेटेड नहीं है उनको आप अपडेट करेंगे तो उसमें ज़्यादा पैसा खर्च होगा, उसी लिए आप रोबोट्स को टैक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे बट द रीडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, ये आने वाले जो यंगर जनरेशन है, यंगर वर्कर्स हैं, वो जो कि अब नॉन रूटीन जॉब्स में आएंगे, उनको काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हेल्प प्रोवाइड करेगा। और जो ये रोबोट टैक्सेस हैं, ये इनको आप शॉर्ट रन पे ही चला सकते हैं, मतलब आने 2-3 फेज़ में, जैसे फेज़ 1 में आपने 10% लगा दिया रोबोट टैक्स, फेज़ 2 में फिर 5%, फिर धीरे धीरे 1% और फिर ख़त्म। मतलब इससे क्या होगा, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाएंगी और पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप एकदम से कोई चीज़ एक अमूल चूल परिवर्तन ले आएंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को अडेप्ट करने में लोगों को दिक्कत होगी। ऑप्टिमल टैक्स सिस्टम क्या है? ऑप्टिमल टैक्स सिस्टम, इसको बेसिकली जो ये सिस्टम है, जो सब मैंने अभी आपको इतनी देर में समझाया वही सब है। इसको बेसिकली बोला जा रहा है कि इसको बैलेंस किया जाना चाहिए। 2 ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए इसमें, कि एक तो इंसेंटिवाइज यंग जनरेशन टू अक्वायर स्किल्स, आने वाली जो नई जनरेशन है इनको हेल्प करें कि वो कैसे स्किल्स गेन करें जो कि ज़रूरत है नॉन रूटीन जॉब्स के अंदर। उसके बाद इनकम को कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, जिससे कि जो रूटीन वर्कर्स हैं उनको किसी तरीके का जो रोबोट्स उनका काम करेंगे उनको कैसे एक तरीके से बैलेंस किया जाए, कैसे वो रोबोट्स को भी, आप सोचिए ना, रोबोट्स तो रोबोट्स ही है ना, उनको भी टाइम टू टाइम ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है, टाइम टू टाइम उनको भी रेस्ट की ज़रूरत है, उनको ओवर हीटिंग हो जाएगी, कभी कोई फॉल्ट आ जाएगा तो उन्हें कौन ठीक करेगा? तो अगर यही थोड़े थोड़े जो चेंजेस ला के, मान लीजिए कोई उनका काम कोई रोबोट करने, तो रोबोट को ठीक करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है, जो एक जो प्रिसाइजनेस है, जो क्वालिटी, जो एक ट्रेनिंग है, वो अगर आप प्रोवाइड कर दें किसी लेबर को, तो वो मतलब एक तरीके से उसकी जॉब भी नहीं जाएगी और वो दूसरा काम भी पकड़ लेगा, फिर कल को दूसरी जगह भी वो स्विच कर सकता है। तो यही सब बोला जा रहा है। ऑप्टिमल, इट इज़ ऑप्टिमल टू टैक्स रोबोट्स फॉर 3 डिकेड्स, मतलब वही मैंने जो आपको बताया, पहले 7% लगाइए पहले 10 साल में, फिर अगले 10 साल में 3% और फिर अगले 10 साल में 1%, मतलब 30 सालों में इसे आप धीरे धीरे फेड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे, एक बार अगर ओल्डर जनरेशन जब पूरी तरीके रिटायर हो जाएगी और नई जनरेशन को हर वो चीज़ जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो सारे मिल जाएंगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो ऑप्टिमल टैक्स है, इसे इसकी भी ऑप्टिमल रोबोट टैक्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही सारी चीज़ें थी इस एडिटोरियल में। आई होप यू लाइक दिस। उसके बाद यहाँ पे बात की जा रही है आज इंडिया वर्सेस चाइना, GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि अभी जो न्यूज़ है हाल फिलहाल, उसमें आप देखेंगे पिछले कुछ समय से, लगभग 5 महीने अगर मैं आपको बताऊं, तो 5 महीने से पैंगोंग तासो लेक से लेके गालवान, और गालवान के बाद अब जो एक तरीके से चाइना का जो एक तरीके से बोलबाला बना हुआ है, चाइना जिस तरीके से अपनी मनमानी कर रहा है, वो कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत ज़्यादा खतरे की घंटी है। और कंटिन्यूअस जो स्टैंड ऑफ बना हुआ है चाइना के साथ हमारा, तो बोला जा रहा है आज के इस एडिटोरियल में कि इंडिया के पास 2 चॉइसेस हैं, या तो वो चाइना के चंगुल में पूरी तरीके, इस जो ट्रैप है चाइना बना रहा है, जैसे कि उसने पहले भी 1962 में एक ट्रैप बनाया था, इसमें इंडिया फंस गया था, वैसे ही या तो फंस जाए इस ट्रैप में, या फिर जो उससे सीख के वो आने वाले जो 1962 में जो इवेंट हो चुका है उससे सीख लेके कि कैसे चाइना ने उस टाइम में हमारे देश में एक तरीके का जो एक स्ट्रैटेजी चलाई थी, उसी को समझते हुए आने वाले टाइम में हम अपने आप को प्रिपेयर करें और ऐसी किसी भी एक ग्रेव एंगेजमेंट से बच सकें।
यहीं पे आज इस एडिटोरियल में अगर आप देखेंगे तो बेसिकली कंपैरिजन एक दिखाया जा रहा है कि कैसे जो उस टाइम का एरा है 1962 के टाइम का एरा और उससे पहले का, तब का और आज का, कैसे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं। चाइना की जो कंडीशंस उस समय थी और इंडिया की जो कंडीशंस आज हैं काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं। आप देखेंगे उस समय गांधी जी थे, आज की डेट में अगर उसको आज के परस्यू आप उसको देखेंगे तो अन्ना हज़ारे एक तरीके से उन्हीं की तरीके काम करते हुए नज़र आते हैं। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की जो एक पॉलिसी थी, एजुकेशन को, एकेडमिक्स को, हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा फोकस करके चल रहे थे, वैसे ही अरविंद केजरीवाल करते हुए चले आ रहे हैं। उसके बाद जो एक तरीके की जो स्ट्रॉन्ग डिफेंस, स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी अगर आप देखेंगे तो वो एक अगर आप देखेंगे उस समय जो हमारे देश में सौरभ वो सुभाष चंद्र बोस के अंदर जो स्ट्रैटेजी थी कि बिल्कुल हमें ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, वैसे ही कुछ आप किरण बेदी को देख सकते हैं। किरण बेदी जो है वो भी, उनकी भी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी ही नज़र आती है। साथ में ही अगर आप देखेंगे ये जो एक कंपैरिजन किया गया है, इसी कंपैरिजन के हिसाब से अगर आज की स्ट्रैटेजी आप लेके चलेंगे तो काफ़ी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी समझना, ये कि कैसे वो गलतियां जो हमने पहले करी वो आने वाले टाइम में हम रिपीट ना करें। अगर आप देखेंगे 2020 जो है 1962 को कंपैरिजन करेंगे तो बिल्कुल सिमिलर है। अगर आप देखेंगे अभी इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने बोला कि इस समय इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो स्टैंड ऑफ है, जो इशू है, जो एक तरीके की टेंशन है, वो 1962 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना ग्रेव, इतने भयंकर टेंशन बनी हुई है। अभी आप इसमें देखेंगे द पैरेलल्स आर हार्ड टू इग्नोर इन अगस्त 1959 के समय जब आप देखेंगे जो उस समय बेसिकली जब जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तब भी कुछ ऐसी ही कंडीशंस बनी थी स्टार्टिंग में। सबसे पहले चाइना ने क्या किया कि बॉर्डर्स पे क्लैश करी इंडियन आर्मी के साथ में। उसके बाद जो चाइनीज़ ट्रूप्स थे वो लोंगजू जो है ईस्टर्न सेक्टर में वो घुस गए वहाँ पे। तो ये देखिए बेसिकली ये आपको लोंगजू सेक्टर अरुणाचल में ईस्ट की तरफ देखने को मिलेगा। यहाँ पे जब वो घुसने लगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा उससे स्टैंड ऑफ बना, कई बार जो है वहाँ पे गोलियां फायर भी हुई। चाइना ने बोला कि इंडियन ट्रूप्स जो हैं, हालांकि घुसा चाइना, लेकिन चाइना ने क्या क्लेम किया कि इंडिया के जो ट्रूप्स हैं, इंडिया की जो आर्मी है वो मैकमोहन लाइन को क्रॉस कर रही है और गोलाबारी कर रही है। चाइना के जो बॉर्डर गार्ड्स हैं इसी वजह से उन्होंने फिर फायर बैक किया था, ऐसा उस समय चाइना ने बोला था। लेकिन दूसरे ही दिन ये जो कांड हुआ उसके बाद न्यू दिल्ली ने बोला कि ये जो चाइना की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है ये बिल्कुल ही गलत है और इंडिया की तरफ से कोई भी फायर अपनी तरफ से नहीं करी गई, रिटेलिएशन के तौर पर ये फायरिंग करी गई। फिर यहाँ पे आप देखेंगे 61 साल बाद, मतलब 1962 के बाद से आज की डेट में अगर आप देखेंगे जो सिनेरियो, उसमें जो स्टेटमेंट आज की डेट में भी जो दिए जा रहे हैं इंडिया और चाइना के लीडर्स के द्वारा बॉर्डर क्लैशेस को जो लेके जो बेसिकली बयानबाजी आप जो बोलते हैं, बयानबाजी जो की जा रही है, उसमें बोला जाता है कि दोनों साइड जो है वो एक दूसरे को क्लेम करती हैं कि नहीं वो उन्होंने एलएसी को क्रॉस किया, चाइना बोलता है और इंडिया बोलता है उन्होंने क्रॉस किया। उसके बाद दोनों साइड अक्यूज़ करती हैं एक दूसरे को कि पहले उन्होंने फायर करी, ये बोलते हैं इंडिया में कि पहले उन्होंने फायर करी। उसके बाद दोनों जो साइड हैं इंडिया चाइना एक दूसरे को ब्लेम करते हैं करंट स्टैंड ऑफ के लिए। तो आप सोचिए जो कंडीशंस हैं 1962 की ही तरह हैं, आप ये चीज़ समझ लीजिए। अगर आप देखेंगे व्हेन द लोंगजू इंसिडेंट, जिस समय लोंगजू इंसिडेंट जो मैंने आपको बताया उस समय हुआ था, पीएम जो थे जवाहरलाल नेहरू थे, डिफेंस मिनिस्टर जो थे वीके कृष्णा मेनन थे। इंपॉर्टेंट है, आइडिया ज़रूर रखिएगा कि हमारा जो 1962 में चाइना के साथ जो वॉर हुआ था उस समय कौन था डिफेंस मिनिस्टर, तो वीके कृष्ण मेनन थे। उनको बिल्कुल ये लगता था कि पीएम को और जो डिफेंस मिनिस्टर की चाइना बिल्कुल भी इंडिया पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि नेहरू जी जो थे वो हमेशा इंडिया भारत चीनी भाई भाई का नारा देते थे। भारत चीनी का जो एक फ्रेंडशिप लेके चलते थे कि इंडिया सोचता था कि चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, और यही कारण था कि चाइना जो है वो इस चीज़
को बहुत ही मतलब एक तरीके से उनको उसने चाइना ने फ़ायदा उठाया हमारे देश के उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी स्ट्रैटेजी का, और फिर उसने अल्टीमेटली हमला कर दिया। इसमें आप देखेंगे दोनों जो कंट्रीज़ थे ये विक्टिम्स थे इंपीरियलिज्म के उस समय। मतलब अंग्रेज जो है ताज़ा ताज़ा शासन करके ही 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो नया ही नया हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो वो जो शासन करके गए थे, तो ये बोला जाता था कि एशिया के अंदर इंडिया और चाइना जो है वो नेचुरल लीडर्स हैं। मतलब काफ़ी बड़े देश थे इंडिया और चाइना दोनों, और दोनों को नेचुरल लीडर्स माना जाता था। और उसमें भी आप देखेंगे कि नेहरू का जो विजन था उस समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, नेहरू का जो विजन था काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक था। इस वजह से ये बोला जाता था इंडिया ही जो है ज़्यादा आने वाले टाइम में लीडर के तौर पर देखा जाएगा, और ये चीज़ चाइना को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। यही रीज़न था कि चाइना किसी भी तरीके से लगा हुआ था कि वो ये चाहता था कि एशिया के अंदर उसी का बोलबाला हो, उसी का दबदबा हो, और यही रीज़न था कि उसने इंडिया में ये हमला करने के लिए, अपने आप को इंडिया को झुकाने के लिए, मजबूत दिखाने के लिए, एशिया में एक अपने आप को पावरफुल पेश करने के लिए ये सारा उसका हथकंडा अपनाया हुआ था। इसमें आप देखेंगे रियलिस्ट नेहरू जो थे, एक तरीके के रियलिस्ट थे, वो बिलीव करते थे कि इंडिया जो है इंडिया द पीस ऑफ इंडियाज नॉर्दर्न बॉर्डर वॉज एन इम्पेरेटिव फॉर द न्यू बॉर्न रिपब्लिक राइज। तो ये चीज़ आप सब समझिए, इंडिया का जो नॉर्दर्न बॉर्डर था वो काफ़ी ज़्यादा उसको एक तरीके से लेके चलते थे कि काफ़ी अभी कोई इसमें इशू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया चाइना ये सब चीज़ें आसानी से जो है लेके चलेंगे, और अभी नए नए हम आज़ाद हुए हैं तो क्यों आपस में एक दूसरे के क्लैश में जाएं। लेकिन आप देखेंगे 1950s में नेहरू जो थे उन्होंने कंटिन्यू किया कि वो चाइना को एक तरीके से दोस्त ही मान के चले, चाइना को जगह जगह पे इंटरनेशनल इवेंट्स पे डिफेंड करते रहे। और कई कुछ जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स जो हुए उस समय पे वो थे कि इंडिया ने सबसे पहले चाइना की सोवरेनिटी जो है तिब्बत पे वो एक्सेप्ट कर ली कि हाँ भाई तिब्बत जो है वो चाइना का ही पार्ट है, इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें पेकिंग जो है वो ट्रेड करेगा तिब्बत के साथ। पेकिंग क्या है? पेकिंग बेसिकली बीजिंग है, इसको पहले बीजिंग बोला जाता था, वो आज के टाइम पे बीजिंग बोला जाता है। उसका जो तिब्बत के साथ ट्रेड होगा उसके लिए भी चाइना इंडिया जो है वो अग्री हो गया। लेकिन इन सब का मतलब एक तरीके से ये सब जो इंडिया कर रहा था, इससे ये नेहरू सोचते थे कि अब जो है चाइना, हम चाइना के लिए, हाँ चाइना के सारी चीज़ों में हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो चाइना भी हमारी जो सोवरेनिटी है उसको रिस्पेक्ट करेगा, और जो हमारी बाउंड्रीज़ है मैकमोहन लाइन ईस्ट और ईस्टर्न फ्रंटियर पे और जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर पे अरुणाचल वगैरह, उन सबको रिस्पेक्ट करेगा, और चाइना भी हमारे उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन चाइना जो नेहरू जी थे वो गलत साबित हुए। चाइना ने जो है अपना कुत्तापन, एक तरीके से आप बोलते हैं हरामीपन दिखाई दिया, और उसने लॉन्गजू में अपना जो एक तरीके से स्टार्टिंग कर दी और वो घुसने लगा। 2 महीने के अंदर ही जो इंडियन पुलिस पेट्रोल टीम था जो कोंगला पास लद्दाख के अंदर, अगर आप देखेंगे ये बेसिकली कोंगला पास ये आपको देखने को मिलेगा लद्दाख वाले रीजन में, यहाँ पे कहीं आपको ये रीजन में देखने को मिलेगा कोंगला पास। आइडिया ज़रूर रखिएगा। फिर यहीं पे जो इसने बेसिकली चाइना ने घुसा लद्दाख के अंदर, और चाइना अंडर चाइनीज़ अटैक चाइना ने अटैक किया यहाँ पे। इसके ये एक तरीके का जब अटैक हुआ कोंगला के अंदर तो इसको नेहरू जी ने काफ़ी सीरियसली लिया, और ये उनके लिए एक वेकअप कॉल भी साबित हुई ही। उन्होंने चाइनीज़ ट्रूप से बोला कि वो वहाँ से वापस चले जाएं, अपने पीछे अपने घर निकल जाएं वापस, कि बोला कि अश्योरेंस जो है इन रिटर्न फॉर एन अश्योरेंस फ्रॉम इंडिया टू नॉट टू ऑक्यूपाई द एरिया एंड प्रपोज दैट बोथ साइड्स पुल बैक फ्रॉम द डिस्प्यूटेड अक्साई चीन वेयर चाइना हैड ऑलरेडी बिल्ट इट्स स्ट्रेटेजिक हाईवे। तो आप सोच सकते हैं उस समय ही चाइना ने अपना जो जैसा आज हरकत कर रहा है वैसे ही तब भी उन्होंने हरकत करी, और उन्होंने हमारे अक्साई चीन वाले हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। और सबसे बुरी चीज़ मैं बताऊं आपको कि चाइना करता क्या है। चाइना जैसे ये हमारी लेट से बाउंड्री है, क्या करता है चाइना कि यहाँ आएगा टहल के चला जाएगा, फिर यहाँ आएगा फिर टहल के चला जाएगा, फिर यहाँ आएगा फिर टहल के चला जाएगा। ये इंडिया वाला रीजन है, ये एलएसी है, ठीक है। और फिर जब यहाँ पे कुछ समय बाद, कुछ सालों तक ये ऐसा करते करते रहेगा, फिर आएगा यहाँ पे बोलेगा कि भाई ये तो हमारा रीजन है, हम तो यहाँ घूमते रहते हैं, आते रहते हैं, इसलिए ये हमारा रीजन हो गया। और फिर वो युद्ध करता है, फिर लड़ाई करता है, फिर झगड़ा करता है, और फिर यहाँ पे अपना क्लेम दिखाता है। और इसी चीज़ का जो फ़ायदा उठाते हुए वो अपने जो देश में जो
जो लोकल डोमेस्टिक डिस्प्यूट से कहीं ना कहीं उनसे अपना बच जाता है, उनकी जो अथॉरिटेरियन रूल है उससे भी बच जाता है। एक तरीके से कैसे आप बोल सकते हैं जैसे प्रेशर कुकर जो होता है ना, प्रेशर रिलीज करने के लिए ये सब काम करता है। चाइना ने हालांकि रिजेक्ट कर दिया ये प्रपोजल कि वो वहाँ से नहीं हटेगा, जो मैकमोहन लाइन का जो मैंने एरिया आपको बताया, और उसने जो है बोल दिया कि इंडिया जो है टू रिकॉग्नाइज मैकमोहन लाइन इन ईस्ट इन रिटर्न ऑफ इंडियाज रिकॉग्निशन ऑफ चाइनीज सोवर्निटी। मतलब चाइना क्या बोल रहा था उस समय कि एक मिनट मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये वाला रीजन आप देखिए, इंडिया, ये जो अक्साई चीन वाला रीजन है और यहाँ वाला रीजन है, चाइना ने क्या बोला कि ये वाला रीजन जो है वो आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि हम ये वाला जो चाइनीज़ का रीजन है और इसलिए हम यहाँ से हट जाएंगे। चाइना ने ऐसा बोला, मतलब दोनों जगह हमारी हैं, और चाइना क्या बोल रहा है कि ये वाला एरिया हम आपका छोड़ देंगे और ये एरिया आप ये बोल दीजिए कि ये चाइना वालों का है। तो मतलब दोनों तरफ से जो नुकसान है वो हमारा ही था, हमारी ही ज़मीन का सौदा आप हमारी ही ज़मीन से कर रहे थे, ऐसा बोला जा रहा है। तो यही चीज़ बोली गई कि यहाँ पे, लेकिन जो नेहरू जी थे उन्होंने ये बात मानने से पूरी तरीके मना कर दिया। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें रिसर्च भी करी, हिस्टोरिकल मैप्स देखे, डॉक्यूमेंट्स चेक करे, जो रेवेन्यू वहाँ पे कलेक्ट होता था उसके, और लैंड सर्वेस चेक किए कि कहाँ रेवेन्यू कलेक्ट होके किसके पास जाता था। तो ये सब चीज़ें चेक करने के बाद नेहरू जी ने रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कंप्लीटली डिनाई कर दिया कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अक्साई चीन भी हमारा है और अरुणाचल भी हमारा है। लेकिन आफ्टर जो कोलैप्स हुआ, जिसमें आप देखेंगे नेहरू और जोंग इलाय जो है, ये उस तरीके 1960 में जो अपने अपने काउंटर पार्ट के जो थे लोग, उन्होंने आपस में बात की और बोला कि टेंशन को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाना चाहिए। चाइना ने लेकिन अपनी जो पेट्रोलिंग है जो बॉर्डर एरियाज़ में वो बढ़ा दी, और नवंबर 1961 में जब नेहरू जी ने बोला कि हम फॉरवर्ड पॉलिसी लेके चलेंगे, एज पार्ट ऑफ विच इंडिया सेटअप पेट्रोल पोस्ट अलॉन्ग, इंडिया ने फिर जो है एलएसी के पास अपनी पेट्रोलिंग पोस्ट भी बढ़ा दी। और इसके बाद जो बीजिंग था वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया, और अक्टूबर 1962 में जो माओ जेडोंग थे उन्होंने बोल दिया कि युद्ध करो, वॉर करो और अपनी जगह वापस ले लो। ये सब चीज़ें हुई। फिर अगर आप देखेंगे सिचुएशन जो आज की है वो 1962 से अगर आप कंपेयर करेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। सबसे पहले चाइना ने क्या किया, हमारा जो पैंगोंग तासो वाला रीजन है वहाँ पे उसने हरकत करी, फिर गालवान वाले में हरकत करी और वहाँ पे हमारे 20 जो जवान शहीद हो गया। फिर से यही पैंगोंग तासो जो वाला रीजन है वो वहाँ पे फिर से हरकतें कर रहा है, और वो चाहता है कि अब ये पूरी जो पैंगोंग तासो लेक है वो अपने कब्जे में कर ले। हालांकि उस समय और आज के अगर आप थोड़ा सा और कंपैरिजन डीप में जाएंगे तो पहले जैसे हालात थोड़े से नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे पहले दलाई लामा को जिस तरीके से इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया था और शरण दे दी थी, चाइना उस समय बहुत ज़्यादा खोखिया गया था, गुस्सा गया था कि जो जवाहरलाल नेहरू ने दलाई लामा को, जो उनके विरोधी हैं, उनको शरण दे दी, जिस वजह से चाइना काफ़ी ज़्यादा बौखलाया था। अनलाइक 1962 इंडिया का जो अब आज की डेट में जो पॉलिटिकली और मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है वॉर के लिए वो काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रांग हो चुका है। हम मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, हमारी स्ट्रांग नेवी है, स्ट्रांग एयरफोर्स है, स्ट्रांग आर्मी है, और हम दोनों जो है न्यूक्लियर पावर्स हैं। मतलब अगर इंडिया को आप बोलेंगे कि वो हम पे एक बम मारेंगे चाइना वाले, तो हम भी उन पे इतना मारेंगे कि उनको भी लेके हम मरेंगे, मतलब उनकी हवा खराब कर देंगे, इतना आज की डेट में हमारी ताकत है। लेकिन अगर आप ओवरऑल सिचुएशन जो है वो देखेंगे बॉर्डर्स पे, वो काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन अब 1950 और 60s के कंपैरिजन में डिफरेंट है, और इंडिया एक मजबूत देश की तरह खड़ा हुआ है और चाइना को कंटिन्यूसली इस पर प्रेशर बनाया जा रहा है। बाउंड्री लेकिन अगर अब अभी की डेट में आज आप देखेंगे अभी भी जो डीलिमिट और डीमार्केट नहीं करी गई, इससे काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से चाइना को बल मिलता है कि चाइना ने अभी तक जो है इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाता है, और चाइना ने अभी तक मैकमोहन लाइन को ऑफिशियल जो हमारी जो लाइन है वो नहीं माना है। इसके बाद जो है हालांकि सरकार को चाहिए कि वो इस पर काम करे। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 2 इनफॉर्मल समिट करी, जो चाइना के प्रेसिडेंट है जिंगफी क्या नाम है, थोड़ा सा मैं नाम भूल गया, जो जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं
उनके दो बार जो एक तो वो गए वुहान में, वहाँ पे एक इनफॉर्मल समिट हुई। उसके बाद जो चाइना के प्रेसिडेंट है वो इंडिया आए, मामल्लापुरम आपने याद होगा, वहाँ पे एक इनफॉर्मल समिट हुई थी। इनफॉर्मल समिट बेसिकली क्या होता है? इनफॉर्मल समिट बेसिकली वो होता है जहाँ पे पहले से जो डिसाइडेड मुद्दे हैं उस पे बात नहीं होती है। कोई भी रैंडम जो भी इश्यूज चल रहे हैं, लोकल इश्यूज चल रहे हैं, वो आप बात के थ्रू वो चीज़ें रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यही चीज़ सारी चीज़ें जो है काफ़ी, अगर इसे आप कंपेयर करेंगे ना, तो नेहरू और जो उस समय के जो प्रेसिडेंट थे चाइना के, वो उनके बीच में, और इंडिया और जो प्रेसिडेंट हैं चाइना के, उनके बीच में काफ़ी सिमिलर ही रिलेशन थे। क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ ना इंडिया का चाइना के साथ में गालवान में, वो काफ़ी इंडिया और चाइना के बोला जा रहा था अच्छे रिलेशन चल रहे हैं जब तक ये दो इनफॉर्मल समिट हुई थी। लेकिन ये जब से चाइना ने गालवान वाला कांड किया ना, तब से हमारे रिलेशन काफ़ी लो लेवल पे जा चुके हैं। इंडिया ने कभी भी, इंडिया हैज़ नॉट एक्सेप्टेड चाइनाज कंट्रोल ओवर एक्साई। इंडिया ने कभी भी जो अक्साई वाला, चीन वाला एरिया है, उसमें चाइना की सोवरेनिटी को एक्सेप्ट नहीं किया है। अगर ये तो सारा मैंने बैकग्राउंड की चीज़ें बताई। अब जो नई चीज़ें जो अब देखेंगे, 5 पॉइंट का एक एक्शन प्लान अब इंडिया और चाइना ने फिर से इसको, जैसे पहले पंचशील किया था जवाहरलाल नेहरू ने, वैसे ही कुछ 5 पॉइंट एक एक्शन प्लान पे बात करने की बात की जा रही है। चाइना के जो विदेश मंत्री हैं और ये भारत के जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, इनके द्वारा बीच में बात हुई है अभी रशिया के अंदर। रशिया कहीं ना कहीं एक तरीके से मीडिएशन का रोल निभा रहा है और वो बात करवाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अगर आप देखेंगे इंडिया का रुख जो है आज भी बिल्कुल नरम है। इंडिया जो है अभी भी चीज़ों को एक लाइटर नोट लेना चाह रहा है, कि वो नहीं चाह रहा है कि हम युद्ध में जाएं, किसी भी एक स्ट्रॉन्ग इंगेजमेंट हो इंडिया चाइना की, किसी भी तरीके का एक क्लैश देखने को मिले। जो भी चीज़ें हैं वो बायलेटरली बैठ के टेबल पे ही सॉल्व करी जाए। लेकिन चाइना जो है वो अभी भी अपने एक तरीके से हरामीपन से बाज नहीं आ रहा है। एक तरीके से वो यही बोल रहा है कि नहीं, हम तो अपना करके ही दिखाएंगे, हम तो घुसेंगे और घुस के मारेंगे। तो इस तरीके जो चाइना के जो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का यूज़ है वो कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। तो अब आने वाले टाइम में ये देखने की बात होगी कि इंडिया चाइना के बीच में जो 5 पॉइंट का जो एक्शन प्लान बना है उसमें क्या कुछ देखने को, उसका क्या बेसिकली रिजल्ट देखने को मिलता है, क्या हमारी और जो चाइना के बीच में जो बॉर्डर लेवल पे जो टॉक्स है वो बात बनी रहेगी, क्या हम और हमारा जो चाइना के बीच में अग्रीमेंट था कि हम एक दूसरे के खिलाफ बंदूक नहीं चलाएंगे, क्या वो सब चीज़ें बनी रहेंगी, क्या अब चाइना वापस दखल नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें आने वाले टाइम में देखी जाएंगी कि क्या कुछ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी रहेगी, कैसे चीज़ें मैनेज करके चली जाएंगी। तो दोस्तों ये था आज का टोटल लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपने मेरे लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से PDF स्लाइड्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं पूरे लेक्चर की। थैंक्स अ लॉट गाइस, जय हिंद।